हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं कक्षा के विज्ञान का मॉडल पेपर कैसा है। राइट ना। आप सभी को मालूम भी हो जाएगा कि हम कैसे पेपर देने जाएंगे। एक बात आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर बता देने से सारा चीज यहीं से आ जाएगा, है ना। जो बच्चा एक भी तैयारी नहीं किया है विज्ञान से, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ना केवल विज्ञान, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी का तैयारी इस मॉडल पेपर से अगर कर लेते हैं तो बिल्कुल पास होने की संभावना है, चांसेस है, बिल्कुल पास हो सकते हैं। राइट ना। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने प्रश्न बता दिया वहीं से एकदम प्रश्न आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो हर बच्चा ये तो टॉप कर जाएगा। अगर देखिए ये सिंपल पेपर अगर आप देख लेते हैं तो आपको मोटी मोटा एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। राइट ना। और नो डाउट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से एक भी नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जो भी प्रकाशन है अगर इस टाइप का मॉडल पेपर अगर दे रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूरी तरह से गुमराह कर देगा, तो उनके ऊपर तो फिर आवाज उठ जाएंगे ना। तो ये बात वो जान रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो इनका हेल्प आपके लिए जरूर मिलेगा एग्जाम में। आप देख सकते हैं। और एक बात, मजे की बात आपको बताऊंगा मैं। पेपर की छुट्टी में अगर दो दो दिन का अगर छुट्टी है, 2 दिन एक दिन, 2 दिन एक दिन का ऐसे छुट्टी है, तो उस टाइम में जो स्टूडेंट है वो सारा चीज को कवर नहीं कर पाता है, पूरा चीज को नहीं पढ़ पाता है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने जिस टाइम स्कूल में पढ़ाई किया सबसे ज्यादा नंबर था मेरा स्कूल में उस टाइम में। तो ये जो हमारा विज्ञान सब्जेक्ट है जिसको हम एकदम मानते हैं इजी लगता है हमको, है ना, लेकिन यही पेपर हमारे लिए सबसे कठिन हो गया उस टाइम में। आंसर लिखने के टाइम ऐसा भाव नहीं आया है कि मेरा पेपर नहीं बना है, लेकिन पता नहीं पेपर अच्छा नहीं बना था तभी तो इसी में मेरा कम नंबर आया। राइट। उसका वजह मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ये चीज मैं आपको लास्ट में पूरा बताऊंगा कि ये नंबर क्यों आया। अगर आप भी ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो चीजों को आपको, कुछ चीजों को आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो एक बार वो तो पढ़ ही लिए हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि सर हम ये करें कि ना करें। उनको आइडिया हो जाएगा ये चीज हमारा हो गया है, रिवीजन करना है, इनको फटाफट एक बार और माइंड में रख लेंगे, ऐसा वो दिमाग लगाएंगे। राइट ना। अगर फ्रेंड हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। राइट ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके जो भी दोस्त यार फ्रेंड हैं उनको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, काफी हेल्प करेगा ये वीडियो। ऐसा नहीं हो सकता कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा, बिल्कुल फायदा होगा। नो डाउट जो एक भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो एकदम दर्द की दवा की तरह काम आएगा। राइट ना। चलिए देखेंगे इनको पूरा, आप समझेंगे। और एक चीज मैं जरूर आपको बताऊंगा कि इसमें नंबर कम क्यों आता है। राइट ना, इसको मैं आपको बताऊंगा। चलिए समझते हैं पहले। एक चीज और आपको बता रहा हूं, ये 4 सेट में इसको बनाए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा सेट ऐसे। ये चीज आप समझे। पहली बात, ये 75 नंबर का है आपका, देख पा रहे हैं आप। सबसे पहली बात आपको यहाँ हर पेपर में आपको ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहला जो हमारा यूनिट है ना। तो पहला यूनिट से 1 नंबर का कितना सवाल, टोटल तो 8 नंबर का यहाँ से आएगा। तो यहाँ 1 नंबर का 2 आएंगे, 2 नंबर से 1 आएंगे, कितना नंबर हो गए, 4 नंबर। और यहाँ पे 4 नंबर के आएंगे, टोटल मिला के 8 नंबर। तो यहाँ 5 नंबर के लायक को भी आप पढ़ लेंगे ना, एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि 5 नंबर के जो सवाल होते हैं उनको 4 नंबर बना के दिया जा सकता है ना, ऐसा भी होता है, हुआ भी है कई बार, है ना। हाँ, लेकिन 8 नंबर के जो सवाल रहेंगे वो आपको 4 नंबर बना के हाफ करके दे सकते हैं या काट के दे सकते हैं, है ना। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है जो 10 क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। राइट ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक नंबर का 2 प्रश्न है, तो दोनों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये साइंस का पार्ट है, और ये जो विज्ञान है साइंस काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हार्ड भी लगते हैं, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्यों, आपको कारण बता रहा हूं मैं। इसमें तीनों चीज शामिल है आपका, केमिस्ट्री भी शामिल है, फिजिक्स भी शामिल है, और आपके बायोलॉजी भी शामिल है, और साथ में तो पर्यावरण को भी शामिल किया गया है ना। कुल मिला के ये 4 सब्जेक्ट को लेके चल रहा है। अब सोचिए 4 सब्जेक्ट अब बच्चा को कैसे समझ में आएगा। हमको आसान लगता है चीजें, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होए। केमिस्ट्री बच्चे क्या जानेगा, सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, किसको एल्केन कहते हैं, किसको एल्काइन कहते हैं। जो स्कूल में अच्छे पढ़े हैं बच्चे और कोचिंग में जाके पढ़े हैं कहीं से, वो बच्चे समझेंगे चीजों को। और जो छोटा बच्चा है, जिनका दिमाग भी छोटा स्तर में है, वो क्या समझेगा बच्चा।
सबके लिए कठिन ये लगेगा विज्ञान। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते, आपके मेहनत के ऊपर है, सब चीज अच्छा हो सकता है। लाए हैं इतने लोगों ने, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लाए हैं। विज्ञान आप समझ जाएंगे, विज्ञान के पार्ट में जीव विज्ञान वाला पार्ट आप बिल्कुल समझ जाएंगे, कुछ भौतिक वाला पार्ट भी समझ जाएंगे, रसायन वाला पार्ट भी कुछ चीज समझ जाएंगे, लेकिन कुछ चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उनको समझने के लिए आपको दिक्कत होगा। मैं सारा चीज बताऊंगा, क्योंकि जो साइंस है, केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है स्पेशल है, तो मैं इनको एकदम और क्लियर आपको बताऊंगा, आंसर सहित पूरा। और अगर आपने एक भी तैयारी नहीं किया है तो बिल्कुल आप इसी को पढ़ लीजिए, ओके। क्योंकि अगर नहीं पढ़े हैं भाई, तो नहीं पढ़े हैं तो फेल तो होना पड़ सकता है ना। अगर नहीं पढ़े हैं, समय नहीं है, मात्र 15-20 दिन बचा है, तो उस कंडीशन में अगर आप और नहीं पढ़ेंगे टेंशन में, तो फेल हो जाएगा कोई व्यक्ति। उससे अच्छा है इतना में से अगर तैयारी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप फेल होंगे। 40 से 50% चीजें आपको यहां से समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसको समझाने का मतलब ये हुआ कि ब्लूप्रिंट में जैसे जैसे नंबर दिए है, उस टाइप की चीजों को पढ़े। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 4 नंबर, और ये 4 नंबर का सवाल आपके यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये दूसरा यूनिट में। तो उन चीजों को ज्यादा एकदम करके मत पढ़े, कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर के सवाल, यहाँ पर कहाँ पर नहीं है, ये देखिए यहाँ पर नहीं है। तो इन चीजों को ज्यादा आप एकदम फोकस मत करें, ऐसा नहीं करें। कभी कभी क्या होता है, 3 नंबर के लायक के प्रश्न को 2 नंबर के लायक बना के दे देते हैं, है ना, या 2 नंबर के लायक के प्रश्न को 3 नंबर बना के दे देते हैं। तो इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो आपका मोटी मोटा अच्छा तैयारी हो जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न पढ़ना, कहीं ना कहीं 100 प्रश्न और 110 प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको मोटी मोटा काफी हद तक तैयारी हो जाएगा, ओके। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना कितना नंबर का ये प्रश्न बनाया गया है। पहला इनका सेट हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री तो हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। उनको मैं आपको एकदम और अच्छे से बताऊंगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको एक बात समझना है, जब भी स्ट्रॉन्ग और वीक का बात जब भी आता है, तो H प्लस आयन जितना जल्दी से निकल जाएगा, जैसे आपको मालूम होगा ये प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, यहाँ भी प्लस माइनस सभी जगह जगह में प्लस और माइनस का अट्रैक्शन है, राइट ना। तो अगर कहीं पर जो H प्लस आयन अगर निकल जाएगा जल्दी से, तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन अगर नहीं निकलेगा तो वीक एसिड होगा। उस हिसाब से देखो तो यहाँ एसिटिक एसिड जो है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन के वीडियो से आपको सब चीज समझ नहीं आएगा। अगर इस पर आपको अच्छा वीडियो चाहिए, तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ और चीजें बता सकता हूँ, केमिस्ट्री का पार्ट है ना, और बाकी और सब्जेक्ट बना सकता हूँ इसके, जो भी जीव विज्ञान है और बाकी है विज्ञान वाला पार्ट है। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं, इसमें एसिटिक एसिड को आप चिन्ह लगा सकते हैं, यही इनका आंसर होगा। मैंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के निम्न अनुसार व्यवस्थित किया गया है, किस अनुसार से व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु भार वृद्धि के क्रम नहीं, परमाणु भार वृद्धि के क्रम, अच्छा, अणु भार के क्रम में नहीं रखा गया है, ओके। परमाणु संख्या वृद्धि ये भी नहीं, ये आपका ब वाला पार्ट होना चाहिए, परमाणु भार वृद्धि के क्रम के अनुसार पर रखा गया है, ठीक है। और देखते हैं तीसरा, धातुओं में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है, तो ये सबसे एक्टिव है सोडियम। सोडियम को अगर आप मिट्टी के तेल से निकाल के पानी में अगर डालेंगे या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखेंगे, तो वो फट जाएगा, राइट ना कहीं वो फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये इनका आंसर होना चाहिए, और यही है आपका। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये देखिए, ये अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, अंडवाहिनी भी है, लेकिन शुक्राणु तो पुरुष में पाया जाता है ना, तो ये सी वाला जो आंसर है, सब वाला, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए और देखते हैं, एक गाय घास खाती है, उनका गोबर और उससे बने जो कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं, इस प्रक्रिया में बना जो धुआं है वायुमंडल में और अवशिष्ट राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो यह कहलाएगा आपका पदार्थों का चक्र कहलाएगा, है ना। ये इनका आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला तो नहीं है, खाद्य जाल भी नहीं, जीवन चक्र भी नहीं है, ऐसे कैसे जीवन बन जाएगा भाई, पदार्थों का चक्रण है, पदार्थ का चक्रण हो रहा है, तो ये इनका आंसर होगा। रिक्त स्थान पूर्ति करें, यहाँ 5 नंबर का देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, ठीक है। यहाँ से ये पूरा एकदम नहीं आएगा, लेकिन कोई कोई प्रश्न यहाँ पे कोई एक ठो ले लेगा, अगला सेट से कोई एक ले लेगा, ऐसे इनका सेट बना हुआ है अलग अलग, ठीक है। और देखते हैं,
एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन खालिस्तान विधि से किया जाता है। तो ये शीघ्र सिरका विधि, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। विद्युत धारा का एस आई मात्रा क्या होता है, तो ये तो एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है। और हेमेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है आपको बताना है, तो Fe2O3 होता है। चौथा है आपका पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आर्थर ने किया था, जिनको टेंसले कहते हैं। टेंसल टेंसले के नाम से ज्यादा ये फेमस है ना, ये नाम जो होता है ना आर्थर, ये ज्यादा फेमस नहीं है, इनको याद करके रखेंगे, बढ़िया है ना। और देखते हैं, चलिए, तो ये तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो समझ में आ गया होगा, रिक्त स्थान भी समझ में आ गया। एक लेंस की क्षमता +5D है, तब लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान सेंटीमीटर होगी, तो ये है आपका 2.0 सेंटीमीटर होगी। आई होप ये क्लियर समझ में आ गया। सही जोड़ी आपको बच्चों मिलाना है। देखिए, प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल अम्ल में आ जाएगा आपका ई नंबर आंसर है ना, मैं मिलवा देता हूँ प्रबल अम्ल में ई आंसर, ओके। धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, ये देख सकते हैं आप, डी नंबर में मिल जाएगा, तीसरा वाला है ना। संश्लेषित जो बहुलक है वो आपका होगा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन संश्लेषित बहुलक होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन होते हैं, तो इसको दिया था बच्चे माइकल फैराडे ने दिया था, है ना। तो ये आपका चौथा नंबर का आंसर चला जाएगा, ए में चला जाएगा। इस तरीके से हम चीजों को समझ के बना सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो ये है नाइट्रोजन अकार्बनिक पदार्थ है। कितना अच्छा हमने आपको वो समझा दिया, बता दिया। आई होप ये वीडियो देख के काफी अच्छा लगेगा। केमिस्ट्री वाला पार्ट है तो दिल खुश कर देता है, राइट ना, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट है। जब भी केमिस्ट्री का बात आता है तो हमारा जो दिल है गदगद हो जाता है, राइट ना। ऐसा नहीं है बाकी सब्जेक्ट में, बाकी हर एक सब्जेक्ट में है, लेकिन अपना एक सब्जेक्ट होता है स्पेशल, तो वो सब्जेक्ट देख के एक जो उनके प्रति जो भाव आता है वो अलग आता है, राइट ना। इसीलिए तो हमने केमिस्ट्री लेकर पढ़ा कि केमिस्ट्री से हमको इंटरेस्ट है भाई, तो इंटरेस्ट से कैसे आप भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते। और देखते हैं, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखना है, तो ये टार्टरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। और ये है मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये मेथेलो लिखा है ना, ये आपका मेथेन है, सॉरी मेथिल है, मेथिल, मेथेलो लिखा है ना वो मेथिल है। प्रोपेन 1 ऑल, अब देखो मैं समझाऊंगा आपको एक एक चीज। नंबरिंग में हम वहां पे नंबरिंग करेंगे जहां से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे एक क्रियात्मक समूह होता है, ये क्रियात्मक समूह में कौन कौन आते हैं आपको मिलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, है ना, OH ग्रुप, एमिनो ग्रुप, ये सब क्रियात्मक समूह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक में आकर के उनके गुणों को बदल देते हैं, उनके प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर OH जहां से जुड़ा हुआ है उनके पड़ोसी को हम लोग 1 नंबर का कार्बन मानेंगे, 1 2 3। तो 2 नंबर में हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, मेथिल, तो 2 मेथिल लिखेंगे यहाँ पर, 2 मेथिल। और ये 3 कार्बन का चैन है, 1 2 3, उनको कहते हैं केमिस्ट्री में प्रोप। और 1 नंबर में क्या जुड़ा हुआ है, आल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 1 ऑल, ये इनका संरचना सूत्र हो जाएगा। सौर सेल के दो लाभ आपको लिखना है। आप तो जानते हैं जो सोलर सेल आपके आसपास में भी लगे होंगे, है ना, जहां पर करंट सप्लाई करने के लिए अपन यूज करते हैं, तो ये सोलर सेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। इनका दो लाभ लिखना है। इसमें प्रदूषण नहीं होता है, पहली बात तो प्रदूषण रहित होता है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ बाकी चीज लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ सकते हैं। मेरा आइडिया सिर्फ ये है, आप इन चीजों को और अच्छे से कर लेंगे। ये चीजों को अगर पढ़ रहे हैं आप तो ये चीजों को थोड़ा और टॉप में रखिए, मेरा कहना है। श्वसन द्वारा ली गई वायु में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सांस जो हम ले रहे हैं तो उसमें कौन से गैस पाए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं इसमें 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, देखिए हम जानते हैं कि हमारे इस जीवन चक्र में हर जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोई चीज कोई और दूसरे जीव को खा रहा है और अपने पोषण प्राप्त करते करते ये अपने जीवन चला रहे हैं। जैसे आपको मालूम है मेढक छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनको खा रहे हैं, कीड़े भी किसी और को खा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से एक चैन बन जाता है, राइट ना। तो मेढक को कोई सांप खा रहा है, सांप को कोई और कोई खा रहा है, ये चैन बन जाता है, एक खाद्य श्रृंखला में एक चैन बन जाता है। और उसी का कारण हर जीव अपने पोषण प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को पोषण मिल रहा है, ये होता है खाद्य श्रृंखला। अगर किसी के खाद्य श्रृंखला में अगर कम ज्यादा अगर हो गया तो समझ लीजिए कि जो सिस्टम होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके जीवन में। ये आप देख सकते हैं जो 30 डिग्री है
फ़ारेनहाइट में बदलिए इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाँ, इसको बदलने का पार्ट है, थोड़ा सा आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं ये इनका फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला में आपको कुछ नहीं करना है, लगाना है यहाँ सी के जगह में -30 आपको लगा देना है, ठीक है। बाकी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, राइट ना। फिर यहाँ पर बाकी यहाँ गुणा करके 9 छक्के 54 हो जाएगा, और माइनस कर दीजिएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या में चला जाएगा, माइनस में, और इसका मान आप देख सकते हैं। ये फार्मूला है, लगाना है। यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या होते हैं, कैसे पहचान पाएंगे, उत्तल दर्पण क्या होते हैं, प्रतिबिंब क्या होते हैं, ये सभी चीज आप करें। और विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होते हैं ये आप पढ़ें। काफी अच्छा चीज है, ऐसा नहीं है, आपको हार्ड भी नहीं लगेगा, कुछ चीजें आपके अधिकार में है, नो डाउट। प्रभावी एवं अप्रभावी जो लक्षण से आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा, राइट ना। देखते हैं अगला सवाल है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो इस सोडियम है, नो डाउट, ठीक है। इस तत्वों के पहचान कर नाम बताना है आपको, तो सोडियम तो इसका नाम हो गया। अब देखते हैं आवर्त सारणी में इन तत्वों का की जो समूह संख्या है वो क्या है। ये तो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, है ना। हल इन्होंने की, रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आते हैं, तो ये पहला ग्रुप में आते हैं, ठीक है। आप अभी छोटे बच्चे हैं तो आपको थोड़ा लगेगा टाइम, 10 क्लास में है, इतना ज़्यादा आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कठिन लगेगा ही लगेगा। और ये सभी के लिए कठिन लगता है सब्जेक्ट, हम भी अपने टाइम पर पढ़े थे, हमको लग रहा था बहुत सरल है, लेकिन यही कठिन लगा था, राइट ना। आप बच्चों ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए जी, सभी लोग, है ना। इस तरह के जो वीडियो हैं आपके लिए काफ़ी मदद करेगा मेन एग्जाम में, और नो डाउट आपके एग्जाम में बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिल सकता है, राइट। बिल्कुल संभावना है, ऐसा नहीं है कि आपको एक भी नहीं मिलेगा, ऐसा व्यर्थ नहीं जाएगा। न ये जो प्रकाशन है वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ना हमारा वीडियो बनाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। और अपने जो भी दोस्त यार मित्र हैं उनको आप जरूर शेयर करें, है ना भाई। और जब भी आप 12वीं पढ़ेंगे, कॉलेज करेंगे, तो सब हमने वीडियो अपलोड कर दिए, उनको आप जाके देखेंगे जरूर, आपका काम आएगा ही आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप जब भी देखें तो तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में इन तत्वों का आवर्त लिखो, तो ये पहला होगा। नहीं नहीं, पहला क्यों होगा, पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, पहले हाइड्रोजन आता है पहले आवर्त में। दूसरा में कौन आता है, लिथियम आता है। और तीसरा में कौन आता है, हमारे पास सोडियम आता है, ठीक है। तो ये तीसरा होगा, तो करेक्ट आंसर तीसरा होगा। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s² 2s² 2p कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और 3s कितना होगा 1। मतलब पहला कोर्स में 2, दूसरा कोर्स में 8, और तीसरा कोर्स में कितना होगा 1। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जाके, ठीक है। वीडियो खोजेंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा हर चीज़ हम भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं ना, मेरा भी आप नहीं जानते। अगर आपको पर्सनली मैसेज करना है कुछ जानकारी के लिए तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8818867195। इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं अगर आपको काम हो रहे तो, है ना। देखते हैं कुछ पदार्थों का पीएच मान आपको लिखना है, ये छत्तीसगढ़ बैंक में रखा गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा तब तो। खाने का सोडा का मान इतना है, नींबू का रस इतना है, सिरका कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो एक क्षार होता है इनका 13 है, पानी H2O का कितना होता है 7 होता है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं खाने का सोडा कितना कितना क्या क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी सवाल। किन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, किन पदार्थों की प्रकृति उदासीन होते हैं। तो ये जो हमारे पास पदार्थ होते हैं यहाँ पर नीचे में लिखा गया है उत्तर में, आपको पूरा बता रहा है कि कौन सा क्या है, अम्ल है क्षार है, पूरा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है बच्चों। कुछ पदार्थों के पीएच मान लिखो, तो यही है कुछ पदार्थ के जो पीएच मान हमने आपको बता दिया। उत्तर खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका पीएच मान है। निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया OH क्रियात्मक समूह है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ CHO क्रियात्मक समूह है, और यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्रियात्मक समूह के रूप में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है बच्चों, ठीक है। जो पीछे में जुड़ा रहता है, अक्सर आप ध्यान रखेंगे पीछे में जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कैल्शियम का एक यौगिक जो पीलापन लिए हुए सफेद रंग का पदार्थ है का उपयोग वस्त्र उद्योग और रोगाणु को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन यौगिक का नाम हमको बताना है, और इन यौगिकों को वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस मुक्त होती है इनको आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपके पास चूना पत्थर जिनका हम बात कर रहे हैं ऊपर में, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बात कर रहे हैं,
उनको जब भी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे Cl2 के साथ, तो ये क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा। और यहाँ कौन से गैस निकलेगा, यहाँ पर कौन से और पार्ट निकलेंगे, H2O गैस बाहर निकलेंगे, मतलब H2O बाहर निकलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वो डिटेल देख सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन रिएक्शन नहीं है, देख सकते हैं आप, कैल्शियम का कैल्शियम हो गया है ना। ऑक्सीजन कितना बार है, यहाँ 2 बार है, तो हमने 1 बार यूज कर रखा है। क्लोरीन का संख्या कितना बार है, यहाँ पर 2 बार है, ये सॉलिड के फॉर्म में है। और यहाँ पर जो जी लिखा है, जी का मतलब होता है गैस बच्चों, ए भी सॉलिड, ए भी सॉलिड है। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कहाँ का है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन। कुल मिला के यहाँ से सिर्फ 1 ऑक्सीजन और कैल्शियम को हमने यहाँ पर क्लोरीन के साथ लिया हुआ है, और इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं, इनके साइड में भी कुछ और प्रश्न हैं। देखते हैं, जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं को हमको बताना है। तो डार्विन का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, क्या बताते हैं कि हमारे शरीर में ओ भाग का विकास ज्यादा होता है जिनका उपयोग यूज ज्यादा होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा, उन्होंने सिद्धांत जो दिए हैं, उनका सिद्धांत बहुत अच्छा आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो ये चीजें आप पढ़ें, आपको एकदम इजी वे में समझ में आने लगेगा। प्रजातिकरण किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टोमेटा के कोई 2 गुण आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके एग्जाम में नो डाउट ये देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मेरा इतना विश्वास है ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। डायग्राम को थोड़ा हम लोग देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं यहाँ पर हो दिखाई देते हैं, आप देख पा रहे हैं। एपिडर्मल जो भाग होते हैं, एपिडर्मल का मतलब बाहरी जो भाग होते हैं कोशिका, ये होते हैं रक्षा कोशिका। यहाँ पर देख सकते हैं गार्ड सेल यहाँ पर होते हैं। और स्टोमेटा जो खुल रहा है बंद हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का जो दिखाई दे रहा है स्टोमेटा होता है। अब इन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे बड़ी सवाल, ये पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ इनके कार्य के बारे में बात करें तो ये क्या बताते हैं, देखिए स्टोमेटा जो होते हैं पत्तियों की सतह पर होती है, तथा खुलने और बंद होने की प्रक्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं, जब गर्मी के समय आते हैं तो जो पेड़ पौधों के प्रति जो रिएक्शन होती है ना, अपने पत्ते गिरा देते हैं वाष्पोत्सर्जन के, अपने जल को बचाने के लिए। तो यहाँ बहुत सारे प्रक्रिया है, आपने पढ़ा होगा। और गैसों का आदान प्रदान इस माध्यम से होता है। तो इनका 2 आप कारण यूज, इनका कार्य आपने देखा। केवल चित्र बनाना है आपका उत्सर्जन तंत्र का। ये आपका क्या का डायग्राम में देख सकते हैं, मूत्र का उत्सर्जन तंत्र है। देखिए हमारे जो शरीर है अंदर में, उसकी बनावट कैसे होते हैं, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नाम आप एक नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो दोनों साइड दिख रहा है गुब्बारे जैसे, ये है आपका अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट राइट दोनों बता रहा है, आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट ऐसे करके। ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, ठीक है। और ये आपका वृक्क धमनी है, और ये आपका वृक्क का सीरा है। ये दोनों अलग अलग है ना, एक धमनी है और एक सीरा होता है। और ये मूत्र नली होते हैं, जो दोनों साइड पाचन होने के बाद उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर मूत्र नली से होते हुए मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। और मूत्राशय पर पहुंचने के बाद मूत्र मार्ग, जैसे महिलाओं में योनि के माध्यम से, पुरुष में पेनिस के माध्यम से वो बाहर निकलते हैं ना, मूत्र के माध्यम से उनको क्या कर दिया जाता है, मूत्र को बाहर कर दिया जाता है। आई होप ये देख के आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, ये चीज आपको थोड़ा कठिन लगेगा मेरे बच्चों। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपको बताना है, ये व्यंजक है, अगर कर पाए तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। और अगला सवाल इंतजार कर रहे हैं उनको करेंगे। ये देखिए अपवर्धन के कोई 2 नियम आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इनका नियम है। ये थोड़ा सा आपको व्यंजक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने पूरा चिन्ह मार दिया, आप इनको मिटा सकते हैं थोड़ा से, ठीक है। आपको दिखाई भी नहीं देगा तो क्या मतलब का, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इनका जो फार्मूला होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई होता है, और साइन क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो ये 2 नियम आप जरूर पढ़ें, ये थोड़ा सा व्यंजक आप बता देंगे। अगला ये सवाल है फिजिक्स का। फिजिक्स का जो सवाल होता है बहुत बच्चों को परेशान करते हैं, तो छोड़िए, अगर नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है चिन्ह लगवाना, बताना उसको, थोड़ा सा आपके दिमाग को एक्टिव कराना। 2 अंतर है यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों में प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर है आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, है ना। ये देखिए ये ओम गुणा मीटर होता है ना। और ये क्या होते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम गुणित मीटर होता है। ऐसे तो चीज दिया हुआ है, अथवा सवाल है आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन वाला जो चीज होगा, अगर उनको नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हड़बड़ाएंगे नहीं, आधा घंटा में एक ही प्रश्न को ही रटने के लिए आपको नहीं भिड़े रहना है। समझ में आ रहा है आपको, तो ये चीज आपको अच्छे से कर लेना है। और देखते हैं अंतर, देखेंगे खनिज और अयस्क। देखिए अयस्क का मतलब क्या है और खनिज का मतलब क्या है। देखिए जो पृथ्वी के अंदर में जो भी चीज है,
जो आपका एक सोना चांदी लोहा तांबा जो भी है, और उनके साथ में जो गिट्टी है और जो भी और मिले हुए हैं, वो सभी चीज भूमि के अंदर में जो भी है वो खनिज कहलाएगा। और अयस्क का क्या होते हैं? अयस्क वो होते हैं जिनको सरल और आसानी से अपने लागत जिसमें कम हो, जिनको हम खोद के सरल विधि से, वैज्ञानिक विधि से निकालते हैं, तो सभी क्या कहलाते हैं? अयस्क होते हैं। तो ये सभी जो अयस्क होते हैं, है ना, जो अयस्क होते हैं वो खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि सब खनिज को हम आसानी से सरल विधि से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये आपके 12वीं में भी मिलेंगे केमिस्ट्री में। कुछ खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त, जबकि अन्य खनिजों में बहुत कम मात्रा में होती है। ये अंतर आप पढ़ सकते हैं। ये भी अंतर है, आप देख सकते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? भाई नाम से ही मालूम हो रहा है। ऐसे आपका तो आधा तैयारी तो यही हो जाएगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है। मिश्र धातु क्या है? देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, आप कभी सुने होंगे कि पीतल कांसा ऐसा करके सुने होंगे। तो अगर दो धातु को अगर मिला करके कोई तीसरा अगर हम चीज बनाएं, तो मिश्र धातु मतलब मिला करके दो अलग अलग धातु को अगर मिक्स कर दें और मिलाने के बाद जो बनता है, उनको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे कांसा, पीतल, ये सब चीज आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं धातु और अधातु में अंतर। देखिए, पारा को छोड़ के जो धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अधातु तो गैस के रूप में होती है। और ये आघातवर्धनी होते हैं। जैसे धातु का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि लोहा, सोना, चांदी, ये सब। अधातु में कौन आएंगे? जितने गैस है ना। जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल में जाके आप जरूर देखें। इनमें तन्ने के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ गुण नहीं होते हैं। इसमें के विद्युत का सप्लाई हो सकता है, करंट इस पर सप्लाई कर सकते हैं, सुचालक होते हैं, लेकिन इस पर नहीं कर सकते। ग्रेफाइड और आयोडीन को छोड़ के बोल रहे हैं ना। तो ये कुछ अंतर है, और यही चीज तो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ऑक्सीजन के कोई 3 औद्योगिक उपयोग आपको बताना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि माइंड ही है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। स्वपोषी विषमपोषी क्या है? जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वो स्वपोषी होते हैं। और विषमपोषी क्या होते हैं? जो दूसरे का भक्षण करके अपने भोजन बनाते हैं, जो खुद नहीं बना सकते। ठीक है, जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे मनुष्य, वो स्वपोषी नहीं है। लेकिन पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है। कैसा लग रहा है वीडियो? आई होप सबको अच्छा लगेगा। मैंने बोल दिया ना, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज देखने के लिए मिलेंगे। काफी अच्छा है आज का वीडियो, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा साइंस सब्जेक्ट आ गए। धमनियां क्या होते हैं, सिरा क्या होते हैं, दोनों में आपको अंतर बताना है। ये रुधिर को हृदय से, जो हार्ट होती है, उनसे ऊतक तक ले जाते हैं, और ये जस्ट उल्टा काम करते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त, चलिए आप करेंगे। ये पहला सेट इनका कंप्लीट हो गया। देखेंगे एक बार कि कितना हमारे पास प्रश्न रेडी हो गया। ये 18 प्रश्न रेडी हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा सेट इनका क्या है। दूसरा सेट में भी वही मिलेंगे फिर। उत्कृष्ट गैस अन्य गैसों से क्रिया क्यों नहीं करता? क्योंकि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है मेरे बच्चों। ठीक है, इनके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरा होता है। सीधा आंसर सी जाएगा। बाह्य कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। खाने का सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम बाइसल्फाइड है। ये सोडियम कार्बोनेट है केवल। ठीक है, और ये सोडियम कार्बोनेट है, जिसमें ये हाइड्रोक्सिल पार्ट है, मतलब वाटर इसमें मिला हुआ है। लेकिन इनका सिंपल फार्मूला होता है NaHCO3। इन चीजों को आप अच्छे से कर लेंगे। ओके, और ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और है। और देखेंगे यहाँ, डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो डार्विन के सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? कोशिका पर तो बिल्कुल नहीं है, मेंडल के सिद्धांत पर भी नहीं है। ये पहला आंसर करेक्ट होगा। क्यों? अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकन से इन्होंने सब चीज सिद्धांत दिया था। तो ये इनका आंसर जो होगा, अब वाला पार्ट करेक्ट होगा। जैविक जो घटक कहा जाता है, किसे कहा जाता है ना? तो ये तो सभी आ जाएंगे जी, है ना। अब घटक भी आएगा, उत्पादक भी आएगा, उपभोक्ता भी आएगा, और उपरोक्त सभी। तो इनका आंसर तो द होना चाहिए। करेक्ट, हमारा द आंसर करेक्ट होगा। अब घटक क्या है? अब घटक का मतलब मैं आपको बताऊंगा। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज, जो जीव है ना, मर गए, मान लीजिए कोई भी जीव पहले जीवित था, लेकिन वो कुछ कारणवश मर गए, तो उनके छोटे छोटे बैक्टीरिया है, उनको सड़ाने का काम करेगा। उनके पूरे बॉडी को क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा, सड़ा देगा। उनको कहते हैं अपघटन। ठीक है। उपभोक्ता क्या है और उत्पादक क्या है? उत्पादक मतलब पेड़ पौधे उत्पादक में आएंगे जो स्वपोषी होते हैं।
और जो उनका भक्षण करने वाले जो भी रहेंगे उनको उपभोक्ता कहते हैं, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये होते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता आपने पढ़ा होगा शेर। तो ये चीज है। और देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान है यहाँ पर। खाली स्थान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होते हैं, है ना। और अधिक सक्रिय धातु द्वारा, देख सकते हैं एकदम इजी है ये तो आपका। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ना। यहाँ पर दिया हुआ है आंसर और देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सही जोड़ी आपको मिलाना है। चलिए एक बार मिला के देखते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हर इंसान के बॉडी में डीएनए पाया जाता है। मतलब एक अनुवांशिक जो अनुवांशिक मटेरियल होते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे मेरा नाक मेरे माँ बाप से अगर मैच कर रहा है तो किसके कारण है? माँ बाप के कारण है। मतलब उनके गुण बच्चे में आए हैं। हर जीव में ऐसा देखने के लिए मिलता है, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव हो। तो इनको दिया था, किसने दिया? ऊर्जा से संबंधित नहीं है, ये भी संबंधित नहीं है। इसको वाटसन और क्रिक ने दिया था, है ना। डीएनए मॉडल जो दिया हुआ था, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल 1953 में दिया था। ठीक है, जहां तक मुझे याद है। अब देखते हैं, अगला देखते हैं। चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो फार्मूला है वो क्या है? चूना पत्थर का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे भाई। और देखते हैं अवतल दर्पण। तो ये तो सूचक हो जाएगा ना, अवतल दर्पण मीन्स दूसरा वाला का जो आंसर होगा ये। अच्छा, ये तो दर्पण जो टार्च से रिलेटेड होगा ना। और उष्मा जो होगा, उष्मा का मतलब क्या है? उष्मा जो हीट कर रहा है, मतलब एनर्जी दे रहा है। लास्ट कौन बच गया? ये वाला। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। आई होप क्लियर समझ में आ गए। बायोगैस क्या होते हैं आपको मालूम होगा। जीव जंतु होते हैं, अगर जो पेड़ पौधे होते हैं, तो अगर उनके पत्ते हो गए और जानवर के अपशिष्ट पदार्थ को अगर कहीं पर गड्ढे बना के अगर डाल देते हैं और उनको एक ऐसे सिस्टम में रख देते हैं कि उनको गड्ढा बना के ऊपर का ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं, तो वहां पर उनके डिकम्पोज होने के बाद, सूक्ष्म बैक्टीरिया के डिकम्पोज होने के बाद जो गैस बनते हैं, है ना, जो जिसे हम भोजन भी बना सकते हैं उस गैस से, उनको बायोगैस कहते हैं। ठीक है, और ये आपका प्रदूषण रहित होते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल होगा, सॉरी एथेनॉल होगा। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। C2H5OH। अम्ल क्षार के प्राकृतिक स्रोतों के नाम हमको बताना है। तो ये कहाँ से मिलते हैं? अम्ल इमली, सेव, टमाटर, सिरका में मिलते हैं। और क्षार कहाँ से मिलते हैं देख पा रहे हैं। तंत्रिका तंत्र के जो संरचना होते हैं उनको पूरा आपको संरचना सहित आपको बताना है। अगला और देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस आपने ऊपर वाला क्वेश्चन में और देखा, सेम टू सेम सेल्सियस की जगह आपको लगाना है 100। यहाँ भाग कर देना है, 20 पंचे 100, यहाँ 20 आ गया, है ना। और यहाँ पर भी 20 नहीं है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 180 हो जाएगा, है ना। तो 180 में ये 32 को हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर करके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 212 एफ हो जाएगा, फेरेनहाइट हो जाएगा। फेरेनहाइट हो जाएगा। ये फार्मूला आपको रख करके पूरा आपको बनाना आना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए और इसको याद भी कर लें। ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, सूत्र बस रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ये फिजिक्स का केमिस्ट्री है, फिजिक्स का प्रश्न है। और देखते हैं निम्नलिखित जो सॉल्ट होते हैं उसमें अम्ल क्षार प्रकृति के आधार पर पृथक कीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये कॉपर प्लस है, ये माइनस है। अमोनियम प्लस है, ये माइनस है। क्लोराइड माइनस होता है। और यहाँ पर जो सोडियम होते हैं प्लस, और यहाँ बाइकार्बोनेट जो होता है माइनस। यहाँ पर जो होते हैं एसिटेट CH3COO, ये माइनस होते हैं और ये सोडियम हमारा प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और माइनस के कंपोजिशन से हमारे पास सॉल्ट बनते हैं। मतलब ये सभी के सभी क्या है? यहाँ पर सॉल्ट है। ठीक है, अब ये सॉल्ट है तो कैसा सॉल्ट है, उनके नेचर को हमको बताना है। तो कॉपर सल्फेट जो होते हैं वो कैसे नेचर रखते हैं, यहाँ पर सब चीज लिखाया हुआ है। और इनको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, यही तो इनकी खासियत है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये सभी चीज आप पढ़ें। अगला हमारा सवाल है, जैसे सोडियम के लिए देखे थे कि यहाँ पर एक प्रश्न है, सोडियम के लिए एक बार देखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे। निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को चुनिए जिसका आकार बड़ा है तथा उनका कारण भी लिखे। तो देखिए, आपको बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पर ये जो आपका क्रमांक है ये 19 है यहाँ पर, और ये 11 है, एक ही ग्रुप में आते हैं। और ये आपका 17 ग्रुप का एलिमेंट है और ये आपका दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है।
तो आपको मालूम रहे जब आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उनका साइज क्या होता है, घटता है। राइट ना, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसी कारण को पूछा है। तो आवर्त सारणी में लेफ्ट से वही बातें को यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिज्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो नो डाउट सोडियम के कंपेरिजन में पोटेशियम का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि त्रिज्या बढ़ जाता है क्रमांक बढ़ने से। यहां पर देख आप पाएंगे कि यहां पर मैग्नीशियम है ना, और यहां पर है आपके पास क्लोरीन है। तो दोनों में आपको देखना है मैग्नीशियम का आकार कैल्शियम से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। उसी चीज को मैंने आपको क्लियर समझा दिया। पॉलीथीन को जलाकर नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका डिकम्पोज होना काफी मुश्किल काम है। तो ये चीज आप पढ़ें, काफी अच्छा भी है, ऐसा नहीं है। आप अच्छा नंबर ला सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। डार्विन का जो सिद्धांत ये आप करेंगे, यहाँ पर आईयूपीएसी ने क्रियात्मक समूह को पहचाना, मैं बोला था पीछे को लगा देना चिन्ह। यहाँ ओ एच क्लोरीन, यहाँ पर सी एच ओ, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन लगा देंगे सी एच ओ है और यहाँ पर ओ एच है, ठीक है। अनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं, ये तो आपका मेडल है, मिंडल जी हैं, ठीक है। हार्ड साफ्ट जो हमारे पास सोप होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, देखिए जो सिंपल पानी में झाग नहीं देते हैं वो हमारा कठोर होते हैं, और जो झाग देते हैं वो हमारा क्या होते हैं, मृदु होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। जो हार्ड है उनका आपको, चलिए तो आगे और हम लोग समझते हैं। ये तो आप बना लेंगे, केवल डायग्राम आपको बनाना रहेगा। यहाँ दिया हुआ है जो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के मादा जनन तंत्र का चित्र हमको बनाना है। अगर आप समझाने के लिए बोले तो हम समझा भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आप पढ़ते जाएंगे, चित्र को देखते जाएंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या का डायग्राम है। मादा के मतलब मनुष्य में जो जनन तंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं उनको आप समझेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पर गर्भाशय होते हैं, यहाँ पर जहाँ पर जो भी गर्भ में जो बच्चे बनने वाले होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। और दोनों साइड क्या होते हैं, डिम्ब होते हैं, राइट ना। और यहाँ पर अंडाशय भी होते हैं, देख पा रहे हैं आप, दोनों साइड अंडाशय दिखाई दे रहा है आपको। और फैलोपियन नलिका आपको भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लियरली। और यहाँ पर सर्विक्स दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर है योनि मार्ग, है ना, ये योनि मार्ग है आपका। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया। उस डायग्राम को देख करके आपको पूरा ये बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मादा जनन तंत्र मतलब ओवरी, अंडवाहिनी, योनि मतलब वियोजिना, हाँ वेजिना, है ना। और गर्भाशय यूटेरस कहते हैं उनको, और योनि द्वार, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। जितना यहाँ पर दिया गया है वो सब इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इनको आप पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आते जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है बच्चों, क्योंकि मैं सारे चीज को आपको बता रहा हूँ। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। लेंस के कोई 3 उपयोग आपको बताना है। तो मानव नेत्र के दोष एवं निवारण, पहला। दूसरा है सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में घड़ी साज द्वारा दूरदर्शी बनाने में। वाहनों के साइड जो दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, ये चीज आप कर सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट को बताते जा रहा हूँ। और देखते हैं फिजिक्स का ये सवाल है हमारे पास, ये कितना नंबर का आ सकते हैं वो भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, ये तो आप समझने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। अगर दिक्कत हो गई इनको छोड़ दीजिएगा, 2-4 चीज आपको अगर लास्ट टाइम में है तो पढ़नी है तब तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन बनाने में प्रयोगशाला विधि को बताएंगे। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है, जब इनको हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, मतलब प्रयोगशाला में इनको जब बनाने का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे पास, ऑक्सीजन गैस। देख सकते हैं कितना कितना क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन है ना, समीकरण आपको बनाना है। जितना यहाँ पर संख्या दिया हुआ है उतना इधर होना चाहिए बराबर। जैसे यहाँ पर पोटेशियम सामने में 2 है ना। तो यहाँ पर पोटेशियम कितना बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। एमीन कितना बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। देखे सामने में है ना 2 बार, तो ये 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। ऑक्सीजन का संख्या है 4 दूनी कितना है, 8, गुणा होता है ना ये। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, और 2 कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 6। तो यहाँ पर 2 और आप बढ़ा लेंगे, 2 यहाँ पर और आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। नहीं, ये टोटल आपका 3 होगा।
सॉरी, यहाँ पर आपका कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इनको आप मैनेज कर सकते हैं। कितना है आपका, 4 दूनी कितना है, 8 ऑक्सीजन है ना। चलिए, इक्वल कर सकते हैं समीकरण आप, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करना है। ये शायद मिस्टेक दिया हो है ना, उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लियर ना, बराबर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक किताब में देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है, इनका प्रयोग आपको बताना है। संक्षारण से बचने के विभिन्न उपायों को लिखना है। तो ये संक्षारण से बचने के जो उपाय है, उनको आपको बताना है। आप ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, पालिश कर देते हैं, ये सब तो उपाय है। नाइट्रोजन बनाने के प्रयोगशाला विधि को हमको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको तैयारी करना पड़ेगा मेरे बच्चों, यहाँ आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपका अच्छे से होगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। वायु में खुला छोड़ने पर धातुओं का चमक कम क्यों हो जाता है। यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे हैं आप, जब जिंक को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। रुधिर, जो ब्लड होते हैं, रुधिर क्या होते हैं, रुधिर कणिका के नाम आपको बताना है, कार्य भी बताना है। काफी अच्छा है, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। समन्वय क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, एक सवाल और मैं देख रहा था, कहाँ चला गया वो। और देखते हैं आगे। पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं, है ना, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्जिन, ये सब पादप हार्मोन्स है। जो पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, है ना। इसका कार्य देखिए, जड़ तना ये सबको बढ़ाने में काम आते हैं। काफी अच्छा है। चलिए, इनका तीसरा सेट देखते हैं। यहाँ भी वही मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे आपने वहां देखा वैसे ही सेम यहाँ भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब मैं थोड़ा से फटाफट चलूंगा। सही जोड़ी आपको मिलाना है, यहाँ भी वैसे ही फिर डिग्री आपको ज्ञात करनी है। यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पारिस्थितिक शंकु क्या होते हैं, ये भी मिलेंगे। गैस के भार, भरा हुआ गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रो वहां पर जो गैस भरा होता है, उसमें जो गैस भरे होते हैं काफी हल्का होता है। ठीक है, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने पर गुब्बारे की गैस में उष्मीय प्रसार से क्या होते हैं, फट जाते हैं। काफी हल्के गैस भरे जाते हैं। कौन से गैस भरे जाते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। यहाँ पर फिजिक्स का सवाल आ गया। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, वे अंग जो रचना उत्पत्ति में समान रखते हैं लेकिन अलग अलग कार्य को करते हैं, बाह्य रूप से भी अलग अलग दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, और देखते हैं। यहाँ पर तमाम तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है। अनुवांशिकी के जनक कौन होते हैं, तो ये तो मेंडल जी हैं, है ना, रिस्पेक्टेड हमारे जनक, ग्रेगर जॉन मेडल। ठीक है, मेंडल, मेडल बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा, प्रभाविता का नियम क्या होते हैं, पृथक्करण का नियम क्या होते हैं, स्वतंत्रता का नियम क्या होते हैं। ठीक, ये पढ़ें आप। अनुकूलन और जीवाश्म क्या होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बताना है। साबुन से मिसेल का निर्माण कैसे होते हैं, ये भी आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पुरुष होते हैं, उसमें नर जनन अंग को बताना है। एक और आपने सेट में देखा, या इसी में है शायद, कि जो मादा है उसमें जनन अंग को बताना है। तो ये दोनों को आपको करना पड़ेगा। पीवीसी इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका पूरा नाम होता है, राइट ना। चाहे तो आप ये क्लोरीन को यहाँ पर कर सकते हैं, कहीं पर भी ये क्लोरीन आप लगा सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इनको कहते हैं बच्चों CH2, ये वाला CH2 है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है ना, सेम वो बार बार रिपीट हुआ, देखो। एक रिपीट हो करके यहाँ पर बना है, एक रिपीट हो करके, और मतलब 2 बार रिपीट बस हुआ है। और कर सकते हैं, इसीलिए ये बॉन्ड का निशान बता रहा है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, बॉन्ड बनाने की क्षमता 1 2 3 4, सभी जगह 4 होते हैं। और इनके बहुत सारे संख्या जब जुड़ते हैं, तो विनाइल क्लोराइड को जब हम लोग उत्प्रेरक के प्रेजेंट में
जब हम लोग हीट करते हैं तो पीवीसी मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में नर जनन तंत्र को समझाना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। नो डाउट बहुत सारा चीज़ यहाँ से मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। मिलेगा ही मिलेगा, मैं दावा के साथ कहता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम आपको 50 से 60% देखने के लिए आपको मिलेगा। मानव उत्सर्जन की इकाई का नाम हमको बताना है, सॉरी यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचना है। और देखते हैं सभी प्रश्नों को आप चिन्ह लगाते जाएं मेरे बच्चों, काफ़ी अच्छा है। फ्लेमिंग के दाएं बाएं तो दोनों में आ रहा है, ये देखिए क्या बताता है। दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम आप पढ़ें, फिजिक्स का कुछ प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों थोड़ा जल्दी भगा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा का मत बन जाए, और इसलिए उनको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि और 3 पेपर में हमने पूरा उसको बता दिया है, ठीक। तो ये आपके एंजाइम क्या होते हैं, प्रकीट व एंजाइम, जो कोई भी जटिल पदार्थों को उपापचय करने के लिए जो सहायक होते हैं उनको उत्प्रेरक कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। रेनिन है, पेप्सिन है, जाइमेज है, इन्वर्टेज है, ये सब एंजाइम है। अनुवांशिकी के जनक फिर आ गए, है ना। मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम आपको बताना है। चलिए चौथा सेट है, ये लास्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है। आपने इतना अगर पढ़ लिया देख लिया तो नो डाउट आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख के, है ना। अजैविक घटक कौन है बताइए, इनका अजैविक घटक कौन है बताइए। देखिए ये मृदा है, वायु है, जल है, उपरोक्त सब ये किसी में जान पाए जाते हैं क्या, नहीं। द इसका आंसर होना चाहिए, द ही है आंसर। और देखते हैं पॉलीथीन निम्न में से किसका एक बहुलक है, अब भी हमने आपको बताया। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है, ए बा का C2H5, बी वाला पार्ट होगा, देखते हैं। दूसरा का सा, अरे सा कैसे आ रहे हैं। अच्छा हाँ तीसरा का बा होगा ना, सॉरी तीसरा का बा होगा, मैंने सही बोला, तीसरा का बा है ना जी, काहे टेंशन ले रहे हैं। डायनासोर युग में नहीं था, किस युग में नहीं था, गिंको, हाथी, तिलचट्टा, फर्न, बताना है आपको। तो ये आपका आंसर है दूसरा नंबर का, देखते हैं स वाला। उत्कृष्ट गैस अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करता, इसके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सूत्र युग्मन क्या होते हैं ये सब बताना है, ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर का सवाल है, आपको शुरू से ही मैं बताते जा रहा हूँ। ये फार्मूला तो हर पेपर में देखने के लिए मिला, नो डाउट आपके एग्जाम में मिलेगा। अंतर भी मिलेंगे ही मिलेंगे, नो डाउट। ये मेंडल के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं, ये डार्विन का सिद्धांत है, विलुप्त क्या हो रहे हैं, कैसा हो रहे हैं, ये चीज़ आपको बताना है। और यहाँ पर रिएक्शन है, रिएक्शन वाला पार्ट आपको समझ में शायद कम आएगा, कोई बात नहीं, समझते हैं। देखिए यहाँ पर है OH और यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चों वाटर। H2O बन के निकल गया, अब बचा रह गया क्या, पोटेशियम, और यहाँ पर क्या है, NO2, नाइट्रिक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन बस हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, काफी अच्छा है पेपर, अच्छा लगता है विज्ञान, भले उस टाइम में नंबर कम आए। मैं आपको बताऊंगा नंबर क्यों कम आया, मैंने बोला है आपको नंबर कम क्यों आया, मैं बताऊंगा। ये भी डायग्राम आप बना लेंगे, कुल मिला के सारे चीज को पढ़ना है। ये 12वीं का भी क्वेश्चन है, 11वीं 12वीं में ये सब चीज है। ये फिजिक्स का पार्ट है, आप इनको माइंड में नोट कर रहे होंगे। मैंने ऊपर में बता दिया है तो वही सब प्रश्न चेंज हुआ है, बाकी पैटर्न उनका सेम है। ये प्लेफेंटा जरूर पढ़ें आप। प्लेसेंटा जो होते हैं, जो भ्रूण होते हैं और जो मादा होते हैं उनके बीच में कनेक्शन करने का काम करते हैं, और इसके माध्यम से जो भ्रूण होते हैं उनको पोषण मिलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। ऐस का क्या है, खनिज क्या है, मैंने और ऑलरेडी शुरू ही बता दिया है। आई होप बच्चों ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा वीडियो रहा आज का जो वीडियो रहा, मुझे भी बहुत दिन बाद ये चीज़ देखने के लिए मिला, और आई होप आपको भी समझ में आएगा ही आएगा, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं है। इतना चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उन सभी के लिए आज का जो वीडियो है काफ़ी मदद करेगा, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में और हम लोग देखेंगे, और सब्जेक्ट जो भी रहेगा उनको हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।